13 साला बिस्मा पर इस वक्त इसकी माँ ने काली चादर डाल दी और इसे हुक्म दिया कि जिरगे में जाने के लिए तैयार हो जाए। हमेशा की तरह इनकी हुक्म की तायीद करते हुए बिस्मा बगैर किसी मज़ाहमत और वजाहत के की और इनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। अभी कुछ देर पहले इसके बाप की जानिब से कॉल मौसूल हुई थी जिसमें इसकी माँ को हिदायत की गई थी कि ड्राइवर के साथ बिस्मा को तैयार करके ले आएं और जिरगे में इसका निकाह सरदार बुरहान से पढ़ाया जाएगा। सरदार बुरहान का भाई बिस्मा के बाप के हाथों मारा गया था। अब जिरगे में वनी के मुताबिक बिस्मा को वनी करके बुरहान के निकाह में दिया जाएगा, जहां वो हमेशा के लिए बुरहान की गुलामी में जाएगी। इस इलाके में वनी एक मामूली बात थी, जहां बिस्मा के घर वाले इस बात के लिए आसानी से मान गए। वहीं बिस्मा को भी इन्होंने अच्छे लफ्जों में कायल कर लिया था, वो भी बिना मजीद इस रस्म के बारे में जाने सरदार बुरहान से निकाह के लिए तैयार हो गई। जबकि दूसरी जानिब सरदार बुरहान अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ जिरगे में मौजूद था। जिस वक्त भी इसके चेहरे पर संजीदा तासुरात किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकते थे। सरदार बुरहान इस इलाके में खौफ का दूसरा नाम था। सरदार रईस खान का सबसे बड़ा बेटा, जो 30 साल की उम्र में भी बगैर शादीशुदा था, आज तक इलाके में कई काम जो इससे वाबस्ता किए जाते इसके हवाले से लोगों को सबूत नहीं मिल पाए। कुछ लोग इसके खिलाफ जाने के लिए उठते भी तो इसके खिलाफ सबूत न मिलने पर इन्हें मजबूरन रुकना पड़ा। सरदार बुरहान से हर कोई खौफ खाता यही वजह थी कि वो अभी तक हमारा था और इसकी ज़िंदगी में किसी औरत का अमल दखल नहीं था। इलाके के लोग इसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। वजह थी इसकी संजीदा तबीयत और भड़कता हुआ गुस्सा। उसका गुस्सा बिल्कुल आग की मानिंद था, जिसमें जलाकर वो किसी को भी राख करने की हिम्मत रखता था। गाड़ी रुकी तो बिस्मा को गाड़ी में से बाहर निकाला गया। जहाँ बुरहान सोच रहा था वो रोती सिसकती हुई कोई लड़की होगी, वहीं से ये देखकर सबसे पहले हैरत हुई कि वो बहुत कम उम्र और मासूम सी लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे पर खुद एतमादी थी और ज़रा बराबर खौफ नहीं था। इसे बताया गया कि यहाँ पर इसके सरदार के साथ निकाह का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस खबर ने भी इसे खौफजदा नहीं किया था। एतमाद के साथ चलते हुए वो सरदार बुरहान के मुकाबिल आ बैठी थी। वो बुरहान से उम्र में काफ़ी छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे पर इत्मीनान था। कुछ देर के बाद खांसी की आमद हुई और जुर्गे में ही इन दोनों का निकाह हो गया। नफरत बुरहान के अंदर तक फैल गई थी। वो जमशेद खान की बेटी थी और वो हर हाल में इसे खुद से खौफजदा और रोता हुआ देखना चाहता था। इसके भाई वलीद को मार देने के बाद वो लोग कभी भी पुरसकून रहने के हकदार नहीं थे। निकाह होते ही बिस्मा की माँ ने इसे गले से लगते हुए बताया कि अब वो हमेशा के लिए सरदार बुरहान की हवेली में जा रही है, जहाँ हो सकता है इन दोनों की मुलाकात कभी भी ना हो। इसकी माँ फिर भी इसे आखिरी दफ़ा मिलते हुए आबदीदा हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल पुरसकून खड़ी थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान था और आंखों में बिल्कुल खौफ नहीं था, जैसे वो शुरू से ही इस सब के लिए तैयार हो। बुरहान ने पलटते हुए एक नज़र इस पर डाली और फिर गाड़ी के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद इसे भी लाकर गाड़ी की पिछली सीट में बिठा दिया गया। गाड़ी को मोड़ते हुए बुरहान की सख्त तासुरात को इसके बाप ने देखा। वो जानते थे कि बुरहान कभी भी निकाह और बनी के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत की तो वो ये चाहता था कि खून का बदला खून वहाँ से लिया जाए, लेकिन उन्होंने वनी का रास्ता इख्तियार किया था। मामा, ये आपका फैसला है। हमें वलीद के कत्ल के बदले जमशेद खान का सर चाहिए था, ना कि ये लड़के जिसे हम हवेली में ले जाते और पाल पोस कर अपनी जिम्मेदारी में रखते। ये तो बदला ना हुआ। जबकि वो गुस्से से फुनकारते हुए बुरहान को सुन रही थी। इस वक्त इसने अपनी नज़र को अपनी कलाई में मौजूद चूड़ियों पर जमा रखा था। वलीद इस दुनिया से चला गया है और अब किसी को मारने से वो वापस नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं मर जाने से बेहतर है कि जमशेद खान भी मेरी तरह अपनी औलाद की जुदाई में तड़प कर मरे। बाबा, इस लड़की को मेरे साथ वनी करके आपने हकीकत में मेरे हाथ बांध दिए हैं। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों इसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो एक बुज़दिल मर्द है। वनी कबाइल के दरमियान एक ताकतवर रस्म है, ये जानते हो, ये मौत से ज़्यादा सख्त है। ये एहसास ही जमशेद खान के लिए तकलीफ का बाइस बनता रहेगा कि इसकी बेटी तुम्हारी गिरफ्त में है। तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। तुम इसके हुक्मरान बन चुके हो और अब वो सारी ज़िंदगी जमशेद खान को नहीं मिल पाएगी। वो आपस में यूँ बात कर रहे थे जैसे कि वो इनके दरमियान मौजूद ही ना हो। ये सोचते हुए इसकी आंखों के गोशे नम होने लगे थे। इसके बाप ने ना सिर्फ एक इंसान का खून कर दिया था, बल्कि इसके बदले फिर अपनी जान से प्यारी और लाडली बेटी को इनके हवाले कर दिया था। ये अजियत कम थी इनके लिए। बुरहान ने संजीदगी के साथ खामोशी इख्तियार कर ली। इसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वह इस लड़की को हमेशा अपनी कैद में रखेगा
और जमशेद खान लम्हा ब लम्हा इसकी जुदाई में तड़पता रहेगा। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई और बिस्मा धड़कते हुए दिल के साथ इस बड़ी हवेली को देखा। वो जानती थी कि यहाँ पर इसके साथ बेहतरीन सलूक नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये सब कुछ इसका मुकद्दर था और इसने तस्लीम कर लिया था। गाड़ी से उतरते ही बुरहान को एक कॉल मौसूल हुई और वो मोबाइल कान से लगाकर एक साइड पर चला गया, जबकि वो रईस खान के पीछे ही आहिस्ता कदमों से चलती हुई हवेली के अंदर चली गई। इस वक्त इसका दिल खुद को साबित कदम रखने की तलकीन करने के बावजूद मुसलसल कपकपा रहा था। इस पर कपकपी तारी थी, लेकिन इसने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। जो भी था, इसने रईस खान के फैमिली के बारे में हमेशा लोगों से अच्छा ही सुना था, लेकिन बुरहान के सख्त रवैये और गुस्से से हटकर वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। लाउंज में इसकी जानिब रईस खान ने पलट कर देखा और इनके देखते ही इसने नज़रें झुका ली। जब वो इनकी जानिब बढ़े, लड़की तुम यहाँ पर कोई निकाही औरत नहीं हो बल्कि एक नौकरानी हो, हमेशा अपनी हैसियत को याद रखना। इनका लहजा अच्छा खासा सख्त था, इसमें बेख्तियार ही जी कहते हुए सर झुका लिया। वो इसे तलकीन कर रहे थे कि तुम आज के बाद इस घर के सारे मामलात संभालोगी और बुरहान से दूर रहोगी, क्योंकि तुम इसकी हकीकी बीवी नहीं बल्कि बनी में आई हुई लड़की हो। वो खुद अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ देर के बाद एक 19 साला लड़का सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिया, जो इसे हैरत से देख रहा था। कुछ देर वो रईस खान के साथ किसी मौजू पर आहिस्ता आवाज़ में बहस करता रहा, लेकिन इसने काम धरने के बजाय अपने कदम पीछे हटा लिए। रईस खान इनको छोड़कर कमरे में चले गए। इसे ये जानकर हैरत हो रही थी कि यहाँ भी इसकी हम उम्र कोई लड़की या औरत मौजूद नहीं थी। इसकी माँ ने इसे बताया था कि बुरहान के 5 भाई हैं, जहाँ 2 भाई बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। वहीं पर घर में 3 भाई मौजूद होते, जिनमें इस वक्त बुरहान सबसे बड़ा है। वलीद की डेथ हो चुकी है और फिर 19 साला अहमद रईस खान अंदर चले गए। जब इसे अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस हुई तो इसने नजरें उठाकर अहमद को देखा, जो शातिराना नजरों से इसे घूर रहा था। पहली बार इसकी दिल की धड़कन बेतरतीबी से तेज हुई। इसने न जाने किस एहसास के तहत पलट कर बुरहान को देखा, लेकिन इसी वक्त वलीद तेजी से चलते हुए इसके करीब आया और इसका हाथ सख्ती से मरोड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींच लिया। तुम यहाँ पर मेरे भाई के कातिल की बेटी बनकर आई हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा सलूक तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। पहली बार बिस्मा का दिल बेतरतीबी से धड़का था और इसके चेहरे पर खौफ और हरास फैल गया था। फरीद से घसीटते हुए दीवार के साथ लगा दिया और जोर से चीख पड़ी कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें देखते ही तड़प कर मर जाएगा। वो सख्ती से इसके बाजू मुड़ोड़े इसे दबोच कर खड़ा था। जब बुरहान अंदर दाखिल हुआ और इसे देखकर सख्त नज़रों से घूरने लगा, अहमद ये क्या हरकत है, छोड़ दो इसे, बुरहान ने सख्त लहजे में कहा। तो अहमद ने इसका हाथ छोड़ दिया और साथ ही वो हैरत से बुरहान को देख रहा था। भाई ये आप क्या कह रहे हैं, आप किसकी हिमायत कर रहे हैं, वो हैरत ज़दा लहजे में कहते हुए बुरहान को देख रहा था, जबकि वो लड़की जल्दी से अहमद से दूर बुरहान के पीछे जा खड़ी हो गई। वो बुरहान से भी काफ़ी फासले पर खड़ी थी। निवनी होकर यहाँ आई है और मैं इससे हर हिसाब किताब लेने का हकदार हूँ, लेकिन तुम इससे दूर रहना। बुरहान अहमद के हट नरम रवैये को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए इसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा। तभी वो अपने भाई की बात सुनकर आँख बगोला हो गया। आखिर आपको हो क्या गया है? क्या आप सरदार हवेली की रस्म व रिवाज को भूल रहे हैं? ये लड़की यहाँ पर आई है और घर का हर फर्द इस पर हुक्मरानी करेगा, सिर्फ आप नहीं। अहमद बुरहान से सख्त नाला नज़र आ रहा था। बुरहान जानता था कि वो वलीद के किस कदर करीब था। हालांकि वलीद और बुरहान दोनों जुड़वा थे, लेकिन इसके बावजूद वो बुरहान से ज़्यादा वलीद से अटैच था और इसकी मौत का सबसे ज़्यादा अफसोस भी अहमद को था। कितने ही दिन अहमद कमरे से ही नहीं निकला था, लेकिन ये सब कुछ गलत था जो वो इस लड़की के साथ करने जा रहा था। अगर तुम्हें इस लड़की पर हुक्मरान बनने का इतना ही शौक था तो तुम जिरगे के वक्त कमरे से बाहर ही नहीं आए। बुरहान ने तंज किया और अहमद की बात सुनकर मजीद आग बगोला हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे अपनी बीवी मान के बैठे हैं? बुरहान को मालूम हो चुका था कि इससे बहस करना बिल्कुल बेकार है, इसीलिए वो कुलसूम बेगम की जानिब मुड़ते हुए इन्हें देखने लगा। अम्मी, आप मुझ पर यकीन रखें, मैं आपके खोए हुए बेटे का हर पल
हिसाब लूँगा। इन्होंने एक नज़र इस सहमी हुई लड़की को देखा और इनके जहन में आज से तकरीबन 35 साल पहले का मंजर दौड़ गया। वो भी इस घर में रईस खान के साथ वनी होकर आई थी। पहली बार इन्हें इस लड़की में अपनी परछाई नजर आई। वो टूट चुकी थी क्योंकि हवेली के मकीनों ने इन्हें तोड़ दिया था। रईस खान पहले से शादीशुदा थे और वो शादी इन्होंने अपनी मर्जी से की थी और इस घर में आने के बाद इन पर जितने मुजालिम तोड़े जा सकते थे तोड़े गए। चाहे रईस खान इनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करते थे, लेकिन इनके बहन भाइयों ने कुलसूम बेगम को हर पल तहकीर आमेज लहजों और आजमाइशों से गुजारा। हर रात सोने के बाद हर सुबह एक नई क़यामत इनकी मुंतज़िर होती। इन्हें रईस के करीब भी नहीं जाने दिया जाता था और रईस खान की बीवी तो हर वक्त इन पर बेदरे सितम करती। सारी ज़िंदगी इन्होंने जुल्म सितम सहते हुए गुजार ली। जब रईस खान की बीवी इनको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई तब वो कुछ हद तक कुलसूम बेगम की जानिब मुतवज्जा हुए। सबसे पहले तो जुड़वा बेटे और फिर एक के बाद दीगरे 5 बेटों की पैदाइश के बाद ही इन्हें इस हवेली में वो मर्तबा हासिल हुआ जो सरदार की बीवी को हासिल होता था। वो भी शायद इसीलिए क्योंकि अब वो 5 बेटों की माँ थी। मुकद्दर ने अब आकर इनसे वलीद को छीन लिया। इस लड़की को देखकर इनकी आंखों के गोशे नम होने लगे। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं इस लड़की पर हर लम्हा जिंदगी तंग कर दूंगा, लेकिन इस घर में कोई और हुक्मरानी नहीं करेगा। इस पर अहमद को अपने भाई की बात पर ज़रा बराबर यकीन नहीं आया। इसे 100% यकीन था कि इसका भाई मर्दों के सामने मर्दानगी दिखाता है, लेकिन वो जानता था कि इसका भाई मर्दों के सामने मर्दानगी दिखाता है। वो इस लड़की को कभी कुछ नहीं कह पाएगा। मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म से खुदा के पास चला गया। अब तुम्हें बदला लेना ही था तो किसी मर्द के मद्दे मुकाबिल आकर लेते। एक मजलूम सी कम उम्र लड़की पर पहाड़ तोड़कर तुम कौन सा बदला हासिल कर लोगे? ये सब कुछ बाबा की मर्जी से हुआ है। मैं तो चाहता था कि खड़े खड़े जमशेद खान को ख़त्म कर दूं, लेकिन बाबा ने वनी का इंतखाब किया और इस लड़की को मेरे साथ बांध दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम इस लड़की पर बेवजह जुल्म सितम करो। भले ही इसे इसके बाप से मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसके साथ कोई भी जानवरों जैसा सलूक नहीं करेगा। अपनी माँ की बात सुनकर जहाँ इसे शर्मिंदगी ने घेर लिया, वहीं अहमद तो हत्थे से उखड़ गया। वो बकता छकता अपने कमरे में चला गया। इसे यकीन नहीं था कि इसकी माँ और इसका भाई इस हद तक इस लड़की का साथ देते हुए फरीद को भूल जाएंगे। बुरहान ने मुलाजमा से कहकर इसे एक स्टोर नुमा कमरे में मुंतकिल करवा दिया और इसे हिदायत कर दी गई कि वो आज के बाद इसी कमरे में रहेगी। इसके अलावा मुलाजमा के साथ मिलकर वो घर के सारे काम सर अंजाम देगी। वो कभी भी बुरहान को खुद से मंसूब ना समझे, बल्कि वो मनी में आई हुई एक लड़की है जिसकी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा के बराबर है। बुरहान खान ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि अगरचे इसकी माँ ने नरम दिली की वजह से इसके साथ बेजा जुल्म और सख्ती करने से बाज रहने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी वो इसकी माँ के सामने कम आए। वो नहीं चाहता था कि इस लड़की को देखकर इसकी माँ का गम फिर से ताज़ा हो जाए। यह हकीकत थी कि वो दिल से इस लड़की से नफरत करता था। इस हवेली में ऐसा कोई कानून नहीं था जो शरई कवानीन के खिलाफ वर्जी के तहत बनाया गया हो। इसीलिए वो यही चाहता था कि मर्द की मर्दानगी का बदला मर्द के मुकाबिल आकर लिया जाए, ना कि घर की औरतों से। इसे हिदायत करते हुए मुलाजमा के साथ भेजने के बाद वो अहमद के कमरे में आ गया। अहमद इसे शदीद गुस्से में लग रहा था। अहमद, मैं जानता हूँ मेरी बात से इख्तलाफ है, लेकिन मैं एक मजलूम औरत पर हाथ डालने की तुम्हें इजाज़त नहीं देता। अहमद ने पलट कर इसे देखा। भाई, क्या हो गया है आपको? इस तरह के लोग जो दुश्मन की तहवील में आते हैं वो किसी भी इज्जत के हकदार नहीं होते, और आप ये बात क्यों भूल रहे हैं? बुरहान अहमद की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। आज तक घर की मुलाजमाएँ भी इससे खौफजदा रहती थीं। मज़ाहिर वो महज 19 साल का था, लेकिन गलत सोबत ने इसे काफ़ी हद तक बिगाड़ रखा था। और फिर सरदार ज़ादे का जोश, वो खुद को हर एक पर उपरांत तसव्वुर करता। अहमद, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मनी में ही सही, लेकिन मेरा इससे निकाह हो चुका है। इस पर जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा, लेकिन तुम मेरी मौजूदगी या मेरी गैर मौजूदगी में इससे दूर रहोगे। वो इसे समझाते हुए बाहर चला गया, जबकि अहमद नफरत से बंद दरवाजे को देखता रहा। नहीं, मैं हर हाल में इस लड़की तक रसाई हासिल करूँगा। वो जमशेद खान की बेटी है और मैं जमशेद खान को इसकी औकात याद दिला कर रहूँगा। इसने नफरत से देखते हुए दिल में सोचा था, अभी बुरहान के फैसले के खिलाफ जाना इसके लिए नामुमकिन था।
وہ جانتا تھا کہ برہان صرف اس سمجھانے کے لیے اتنی محبت سے بات کر رہا ہے، ورنہ تو حویلی کا ہر مکین اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسٹور نما اندھیرے سے کمرے میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں پر ماتھا ٹکا دیا۔ مقدر نے اسے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ اس کے بازوؤں پر خراشیں آ چکی تھی کیونکہ احمد نے اسے جارحانہ سے انداز میں کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ ملازمہ اسے تھوڑا سا کھانا بھی دے کر گئی تھی، لیکن اس وقت پریشانی اور خوف کی وجہ سے اس کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر رہا تھا، حالانکہ وہ دوپہر سے بھوکی تھی اور اس وقت اسے کھانے کی شدید طلب تھی۔ جانے اس کے باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے کیوں غنی کر دیا تھا، حالانکہ اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی اس سے بے دھڑک انجان لوگوں میں ہمیشہ کے لیے دے چکی تھی کہ اب ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن ہر لڑکی کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ وہ اتنی معصوم نہیں تھی کہ جان نہ پاتی کہ وہ کس قید خانے میں آ چکی ہے، اور برہان اس کے سامنے وہ جتنی لاؤبالی اور بااعتماد بن لیتی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ برہان سے خوف کھاتی تھی۔ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط پرسنالٹی رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے ناز اور پیار سے پالا تھا، لیکن اب یہاں آ کر اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، اسے بے بسی سے وہ ساری عمر جھیلنا تھا۔ کلثوم بیگم کی باتوں اور انداز سے وہ کافی پرسکون تھی۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اندر ہی اندر شدید دکھ نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کے غم سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے بیٹے کو بھی اس لڑکی کے ساتھ ظلم و ستم رکھنے سے روکا۔ رات اس نے کافی مشکل سے گزاری تھی۔ اس اسٹور نما کمرے میں سونا اس کے لیے نامناسب تھا، لیکن اب یہ اس کا مقدر تھا، اسی لیے وہ سونے کے لیے وہیں لیٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی ملازمہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ حویلی میں صدقے جاگنے سے پہلے ناشتہ تیار ہوتا، ملازمہ نے اسے گھر کے تمام ضروری کام سمجھا دیے اور وہ خاموشی سے ان کاموں میں جٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد رئیس خان اور کلثوم بیگم کے لیے ناشتہ لگا دیا گیا، لیکن احمد اور برہان ابھی تک جاگے نہیں تھے۔ جب وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، جب گھر میں ستارہ بیگم داخل ہوئی، اندر آنے سے پہلے ہی وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن وہ ستارہ بیگم کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ تبھی ایک ہی پل میں ستارہ بیگم آگے بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تم اس گھر میں اتنا پرسکون کیسے؟ تم لوگ میرا چاند سا بھتیجا کھا گئے۔ ستارہ بیگم رئیس خان کی بہن تھی۔ رات ہی انہیں احمد نے کال کر کے بتایا تھا کہ ولی میں وہ لڑکی ان کے گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجوں کو ہمیشہ اپنے زیر اثر ہی رکھا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی شال کو بار بار خود پر لپیٹ رہی تھی، لیکن ستارہ بیگم جانوروں کی طرح اسے مار رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چیختے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ کلثوم بیگم کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا، جبکہ رئیس احمد بھی خاموش تھے۔ وہ کم سے کم اپنی بڑی بہن کے سامنے کچھ بھی کہنے سے آ رہی تھے۔ صبح حویلی میں بے ہنگم شور کی وجہ سے برہان کی آنکھ کھلی۔ بدمزگی سے اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن شور مسلسل آ رہا تھا۔ نیند سے مندی آنکھیں کھول کر اس نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نیچے ستارہ پھوپھو آ چکی ہیں، تمہاری جیسی لڑکی کو میں یہاں پل پر اذیت دے کر ماروں گی، جیسے میرا جوان بھتیجا تم لوگوں نے تڑپا کر مارا ہے۔ ستارہ بیگم کو ایک لمحے کے لیے احساس یا رحم نہیں آیا تھا۔ وہیں سیڑھیوں سے اترتا ہوا احمد بھی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے ویل چیئر کو موڑ دیا۔ وہ اس سے زیادہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھیں اور نہ ہی ان کے معاملوں میں دخل اندازی کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کمرے میں جاتے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھ کر انہیں اپنی دبی ہوئی چیخوں کی آوازیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ستارہ آپا بس کریں، رہنے دیں۔ رئیس خان نے خفت زدہ لہجے میں اپنی بہن کو باز رکھنا چاہا اور ساتھ ہی انہوں نے اس لڑکی کو جانے کا حکم دے دیا، اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ٹوٹتے پھوٹے وجود کو گھسیٹتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی۔ جب سیڑھیوں سے برہان اترتا ہوا دکھائی دیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کا لہجہ ہمیشہ سے روبدار تھا۔ وہ نہیں، وہی ہو رہا ہے جو تم سے نہیں ہو پایا۔ کل سے یہ لڑکی یہاں پر موجود ہے، لیکن نہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور نہ ہی چہرے پر پچھتاوا۔ برہان کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، پھوپھو آپ انہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو خود دیوانے ہوئے پڑے ہیں۔ احمد نے مزید رکما دیا جب برہان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں ستارہ بیگم کے ساتھ بحث کرنا کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے جانے کے بعد بھی اس گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں۔ تمہاری ماں نے تو اس لڑکی کی مظلومیت کے گن گا کر اپنا انتقام بھول جانا ہے، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی برہان۔ انہوں نے ایک بار پھر برہان کی جانب دیکھا۔ یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گی۔ میں نے اپنا جان سے پیارا بھتیجا کھویا ہے اور تم یہاں پر ساری زندگی اسے پچھتاوے کے ساتھ مل جاؤ گی کہ تم غنی ہو کر آئی ہو۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر بسمہ کو گھسیٹ لیا، جب وہ کسی کٹی ہوئی ڈالی کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، جبکہ برہان یہ سب کچھ دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور بسمہ کا بازو تھام لیا۔ بس کر دیں پھپھو، ان سب باتوں سے ولید واپس نہیں آ جائے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی برہان کہ تم اتنے کمزور مرد ثابت ہوگے کہ ایک عورت کی نزاکت کے آگے تم اپنے بھائی کا بدلہ بھول گئے۔ انہوں نے ڈائریکٹ برہان کی مردانگی پر چوٹ کی، جب اس کے چہرے کے رنگت بے پناہ سرخ ہو چکی تھی۔ میں صرف ایک عورت کی عزت اور نزاکت پر رحم کھا رہا ہوں، اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھولا۔ اس کے سخت لہجے پر ستارہ بیگم خاموش ہو گئی، جب اس نے پلٹ کر احمد کی جانب دیکھا۔ رئیس صاحب خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اگر تمہیں حکمرانی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اس روز باہر نکل کر اسے اپنے نکاح میں لے کر حکمران بن گئے ہوتے، نہ کہ عورتوں کی طرح منہ چھپا کر کمرے میں پڑے رہتے۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ حویلی کے مکینوں، خصوصی طور پر احمد سے بدمزگی کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ حویلی میں لانے کے بعد وہ اسے ناپسندیدہ لڑکی کی وجہ سے اتنی مشکلات میں پھنس جائے گا۔ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی اس وقت جرگے کا فیصلہ ماننے کی؟ ضروری ہے کہ اس سے ساری زندگی مار پیٹ کر یہ احساس دلایا جائے کہ وہ غنی کی گئی ہے۔ اس قید خانے میں آنے کے بعد اسے ویسے ہی ہر پل یہ احساس ہوتا رہے گا کہ وہ غنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، جس کی کسی کی بھی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ کمرے میں آ کر چاہتے ہوئے بھی اس کی نظروں کے سامنے بسمہ کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ اسے حقیقت میں افسوس ہوا تھا اس لڑکی پر۔ یہ سچ تھا کہ برہان نے آج تک ہمیشہ جذبات میں آ کر ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس نے کبھی بھی خود کے ساتھ غلط کرنے والوں کو نہیں بخشا تھا، لیکن یہ ہم معاملہ صرف اور صرف ایک عورت کا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ وہ پورا دن ستارہ بیگم اس پر قہر ڈھاتی رہی۔ اگلے کتنے ہی دن سکون سے گزر گئے، نہ احمد کی جانب سے کچھ غلط کیا گیا تھا اور حویلی میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ ستارہ بیگم واپس چلی گئی اور ان کے ساتھ ان کا سخت لہجہ اور غصہ بھی۔ برہان کام کے سلسلے میں مصروف تھا، وہ اکثر ان کے سامنے کم ہی آتا یا پھر وہ نظر انداز کیے رکھتا۔ اس روز سب کے چلے جانے کے بعد وہ ہمت کرتے ہوئے کلثوم بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل کلثوم بیگم کی جانب ہمکتا تھا۔ ان کے دیکھ بھال کے لیے گھر میں ملازمہ موجود تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال خود کرے، اسی لیے اس روز ان کے کمرے میں چلی گئی جب کلثوم بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے گھٹنوں کا درد اور پھر کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر زیادہ دیر چل پھر نہیں پاتی تھیں۔ وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی جب کلثوم بیگم نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی، اور تب ہی بسمہ کا سارا اعتماد جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کہیں اس نے آ کر غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ نہ جانے کلثوم بیگم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاؤں دبا دوں، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو کلثوم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان کے قریب ہی جگہ بناتے ہوئے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ کلثوم بیگم کافی دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شاید اس قید خانے میں اب اس کا دم گھٹتا ہو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ولید کی تصویر اٹھائی اور اس کے سامنے کر دی۔ بہت فرما بردار تھا، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ولید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ بتا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بسمہ کو ولید کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کافی افسوس ہوا تھا۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس کا باپ تمام عمر ایک عیاش طبیعت کا مالک رہا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کے ہر گناہ کو پسے پشت ڈال کر اس کی پشت پناہی کرتی رہی۔ اپنی ہردرمی طبیعت کی وجہ سے اور صرف اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو بھی غنی کر دیا۔ حالانکہ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا،
वो तो जानती ही नहीं थी इस रोज़ क्या हुआ था। इसका बाप सिर्फ एक रात पहले फार्म हाउस रुकने के लिए चला गया और फिर इसने वहाँ से शिकार जाने का फैसला किया। तभी दूसरे रोज़ वो खबर इनके घर आई कि इनके बाप के बंदूक से निकली हुई गोली वलीद खान की जान लेने का बाइस बन चुकी है। खान हवेली में कहराम बर्पा हो गया। इनका जवान बेटा मौत के मुंह में चला गया। सबसे ज़्यादा रहमज़दा थी कलसूम बेगम, जिनका कुल सरमाया सिर्फ इनकी औलाद थी, और इनका बेटा ऐन जवानी में इनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। भले ही कुदरत में ने इन्हें 5 बेटों से नवाजा था, लेकिन औलाद के मामले में हर माँ एक के लिए एक जैसी होती है। जैसे वो दूसरे बेटों से मोहब्बत करती थी, बिल्कुल वैसी मोहब्बत वो वलीद से करती थी। कोई भी बेटा वलीद का खुला पुर नहीं कर सकता था। इसकी अपनी जगह थी। मैं नहीं जानती इस रोज़ क्या हुआ, अब्बा के हाथों कैसे आपके बेटे का इसने जानबूझकर बात को अधूरा छोड़ दिया, वो सोच रही थी, और अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। मैं भी नहीं जानती इस रोज़ मैं महज 15 साल की थी जब मुझे वनी में रईस खान की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए इसके घर रवाना कर दिया गया था। ये कबायली दुश्मनियाँ और कबायली तसादुम थे जिनका हिसाब औरतों को चुकाना पड़ता है। इस रोज़ इस घर में आने के बाद मुझे पहली बार मालूम हुआ कि औरत की हैसियत कितनी कम होती है, और फिर हर रात हर दिन मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताया गया। बिस्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे यूं मालूम हो रहा था जैसे कलसूम बेगम के सामने इसके दुख कुछ भी नहीं। बुरहान भले ही इसे अपनी बीवी नहीं समझता था, लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने डटकर इसका दिफा करता और दूसरों को इस पर जुल्म सितम करने से बाज रखता था। काफ़ी देर वो कलसूम बेगम के पाँव दबाती रही। एक अजीब से सुकून ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसने कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजार लिया। कुछ देर के बाद कलसूम बेगम के आराम के गर्ज से वो कमरे से बाहर आ गई। दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए बुरहान ने इसे एक नज़र देखा और फिर इसके चेहरे पर संजीदगी फैल गई। वो इसकी माँ के कमरे से क्यों निकल रही थी, ये सोचते हुए वो कलसूम बेगम के कमरे की तरफ चला गया। बिस्मा ने भी एक नज़र बुरहान को देखा और वो तेज़ी से किचन की जानिब चली गई। अहमद इस वक्त अपने कमरे में था जब इसे सितारा बेगम की कॉल मौसूल हुई। यहाँ के हालात कैसे हैं शहजादे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देख कर गई थी। ये सुनते ही सितारा बेगम गुस्से से आग गोला थी। काश वनी में इस लड़की का निकाह बुरहान की जगह अहमद से हो जाता। इन्होंने अपने जहन में तरकीब लड़ाते हुए अहमद को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, और अहमद जो पहले ही इस सब की तलाश में था इनके गलीज मंसूबे का हिस्सा बन गया। वो मुकम्मल प्लानिंग बताते हुए इसे कायल कर रही थी, और दूसरी तरफ अहमद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। अब जैसा मैंने समझाया है तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है, अब फिक्र मत करें फूफो, अब आप देखती जाए मैं करता क्या हूँ। अहमद की बात सुनकर वो खुशी से उछल उठी। अहमद हकीकत में सरदारी खून का असर रखता था, और ये बात इन्हें निहाल कर देती। इन्होंने आज तक इस घर में कलसूम बेगम को तस्लीम नहीं किया था, तो इस कल की आई हुई लड़की को कैसे तस्लीम कर लेती। ये इनकी शान और गरूर के खिलाफ था। इसी शाम रईस खान को सितारा बेगम की जानिब से कॉल मौसूल हुई। कैसी हैं आपा? रईस खान हमेशा की तरह बड़ी बहन की हैसियत से सितारा बेगम की बेहद इज्जत किया करते थे। ठीक हूँ रईस, इस रोज़ तुमसे तफसीलन मुलाकात ही नहीं हो सकी, और बुरहान के साथ भी अच्छी खासी बदमज़गी हो गई। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी आपा का तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के अलावा दिल नहीं लगता। इनकी फ़िक्र को देखते हुए रईस खान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे आपा, आप कल दोबारा आ जाएं, मिलकर बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाते हैं। अजान और शहीर भी आपके मुताल्लिक पूछ रहे थे। नहीं नहीं, कल मैं नहीं आ सकती, इसीलिए तुम्हें कॉल की है कि कल घर के तमाम अफराद को लेकर तुमने दोपहर का खाना मेरे साथ खाना है। इन्होंने खाने के मुतालिक इन्हें हिदायत दी, और साथ में बार बार ये भी समझाया कि घर के तमाम अफराद को आना है। रईस खान ने सबको इनकी दावत के मुतालिक बता दिया, और ये हिदायत भी दे दी कि कल घर के तमाम अफराद दोपहर का खाना सितारा बेगम के घर खाने के लिए चलेंगे। वो जानते थे कि इनकी बहन गुस्से की थोड़ी तेज़ है, लेकिन दिल की बहुत नरम है, और यही गलत फहमी इनको लेकर डूबने वाली थी। जबकि ये सुनते ही पास बैठे अहमद के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। घर के किसी भी फर्द ने इसकी मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो नहीं दी। फूफा का यूँ अचानक सबको दावत पर बुलाना और ख़ुसूसी तौर पर हिदायत करना कि सबको लेकर आए,
वरना वो जब भी दावत पर बुलाती तो कलसूम बेगम को ना लाने की ताकीद करती। बुरहान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर बाप की चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर खामोश हो गया। वो जानता था कि इसका बाप सितारा बेगम से बेहद मोहब्बत करता है। अगले दिन वो सभी जाने के लिए तैयार थे और ख़ुसूसी तौर पर अहमद हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट का मुजाहरा कर रहा था। बुरहान को एक बार फिर अजीब तासुरात ने घेर लिया। जहां अहमद किसी भी पार्टी और दावत को इनके साथ अटेंड नहीं करता था, आज वो इतना एक्साइटेड था सितारा बेगम के घर जाने के लिए। वाह अहमद, तुम तो आज बड़े ठाठ से तैयार हुए हो, बुरहान ने इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब अहमद इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा उठा। आपको जेलिस होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी घर में आपसे ज़्यादा हैंडसम लड़का मौजूद है। इसकी बात सुनते हुए बुरहान इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये अच्छा था कि अहमद ने अपनी ज़िद को छोड़ते हुए अच्छा लहजा अपना लिया था, वरना इस बदमज़गी के बाद इनके दरमियान कोई अच्छी बात नहीं हुई थी, बल्कि अहमद इसे काफ़ी बदगुमान नज़र आता। हवेली के तमाम मेंबर्स गाड़ियों पर सितारा बेगम के घर की जानिब रवाना हो गए। बिस्मा के लिए ये हैरत अंगेज़ बात थी कि हवेली में इसके अलावा अहमद ने ख़ास मुलाजमा को हिदायत कर दी थी कि तमाम मुलाजमीन हवेली के अंदरूनी खाना से चले जाएं। इसकी ये हिदायत सुनकर बिस्मा के अंदर अजीब से वसवसों ने सर उठाए और फिर दरवाजे से निकलते हुए इसने जिन नज़रों से बिस्मा को देखा था, इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। बेख्तियारी इसने दुआ की थी कि काश बुरहान यहाँ से ना जाएं, लेकिन सभी लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद अंदरूनी खाना से तमाम मुलाजमाएँ भी चली गई और वह अकेली रह गई। बजाय इसके कि वो मरकज़ी दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देती, वो स्टोर रूम नुमा कमरे में चली गई और इसे अच्छी तरह बंद करके बैठ गई। खौफ की वजह से इसके चेहरे की पिलाहट वाज़ा थी। बेख्तियार ही इसे अपने वालिदैन का घर याद आने लगा। कितनी पुरसकून वो रहा करती थी और यहाँ हर लम्हा इसका खौफ से गुजर रहा था कि ना जाने किस लम्हे में इसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाए। हवेली के किसी मकीन से इसे खौफ नहीं आता था, सिवाय इस लड़के की जो हमेशा इसे आर पार होती नज़रों से देखता था। हालांकि वो बुरहान के निकाह में थी, लेकिन बुरहान इसकी जानिब आँख उठाकर भी नहीं देखता था। जब से वो हवेली में आई थी, बुरहान और वो आपस में हम कलाम तक नहीं हुए थे। सितारा बेगम के घर पहुंचते ही सितारा बेगम कुछ दिनों से इनसे मिली। घर में बेहतरीन खानों का इंतज़ाम किया गया और इस वक्त लॉन्च में सभी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सितारा बेगम के दिल में ये ख्वाहिश हमेशा इंगड़ाई लेती रहती थी कि वो बुरहान के लिए अपनी बेटी समन को पसंद करती थी। वो चाहती थी कि समन ही बुरहान की बीवी बने, लेकिन बुरहान के खड़े उखड़े लहजे और संजीदा तबीयत की वजह से समन इससे दूर ही रहती थी। बातों के दरमियान किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अहमद कब ना महसूस तरीके से मोबाइल पर कॉल आने के बहाने बाहर उठा और फिर वापस ही नहीं आया, जबकि किसी ने भी इसकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया। इसी वक्त गाड़ी में बैठकर इसने गाड़ी बाहर की जानिब मोड़ दी। इस रोज़ इसकी और सितारा बेगम के दरमियान यही तय पाया था कि सितारा बेगम इन सबको दावत में बुलाएंगी और तब अहमद वहाँ से चला जाएगा। और इस रोज़ इसने अपने गलत इरादों को तकमील देना थी और मुकाबिल का दिल इज्जत कमाने के खौफ से पहले ही लरज रहा था। खाली संदूक नुमा पड़े हुए बॉक्स को इसने घसीटते हुए दरवाजे के आगे जमा दिया। न जाने क्यों इसे महसूस हो रहा था जैसे अहमद वापस लौट आएगा, वरना इसे क्या ज़रूरत थी मुलाजमाओं को यहाँ से भेजने की। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल होते ही वो गाड़ी से उतरा और इसके हुक्म के मुताबिक कोई भी मुलाजमा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इस घर में वो था और बिस्मा, वो जो चाहे इसके साथ कर सकता था। इसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो इसके भाई की निकाह में है और या इसके बाद इसके साथ किस तरह का सलूक किया जा सकता है। वो अंदर बढ़ा। जब वो इसे लाउंज और किचन में नज़र नहीं आई, काफ़ी देर इसे तलाश करता रहा, फिर इसे पुकारना शुरू कर दिया, जबकि अपना नाम की पुकार सुनते ही वो लरज़ उठी थी। इसका दिल शदीद खौफ से कपकपा रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके लब मुसलसल दुआ कर रहे थे अपनी इज्जत की हिफाजत की, जबकि सामने सिर्फ मायूसी और मौत थी। आज यहाँ कोई भी इसे बचाने वाला नहीं था, ना ही बुरहान ना ही कलसूम बेगम। वो काफ़ी देर इसे ढूंढता रहा, जब इसकी नज़रें स्टोर रूम के बाद दरवाजे पर पड़ी और वो मुस्कुराता हुआ इस जानिब चला आया। इसे पता चल गया था कि वो इस वक्त स्टोर रूम के अंदर है और दरवाजे को भी इसने अच्छी तरह बंद कर रखा है। इसने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही बिस्मा को बाहर आने का हुक्म दिया, जबकि वो खामोशी से अंदर बैठी रही
وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ اسے 13 سالہ معصوم لڑکی کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ احمد کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، وہ روتے ہوئے آہستہ آواز میں کپ کپا کر بولی، جبکہ مقابل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے دل میں قدرے اطمینان پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص چلا گیا ہو۔ تبھی اسٹور روم کی کھڑکی پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسٹور روم کی کھڑکی پر کنڈی لگانا وہ بھول چکی تھی۔ اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اچھی طرح بند کر دیتی یا ہمت کا مظاہرہ کرتی، جب وہ کھڑکی سے کودتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، بسمہ خوف سے اٹھتے ہوئے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ جبکہ احمد مسکراتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بسمہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے جب احمد نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ منی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی۔ آج میں تمہیں تمہاری حیثیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ اس کی جانب قدم قدم بڑھ رہا تھا جبکہ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے برہان کو پکارنا شروع کر دیا۔ آج پہلی بار خوف کے شدید عالم میں اس نے برہان کو آواز دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر احمد کا قہقہ بلند ہوا۔ آج تو ہم جسے مرضی بلاؤ، کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ میں مکمل انتظام کے ساتھ آیا ہوں۔ احمد نے اسے اپنے قریب گھسیٹ لیا اور پھر بری طرح اس کے کپڑوں کو نوچنے لگا۔ اس کا قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر وہی ہو رہا تھا جس کا اسے خوف تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر اس کی عزت محفوظ ہے، لیکن اب وہ عزت بھی گنوا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں یہاں سے، میں مر جاؤں گی، وہ مسلسل منت کر رہی تھی۔ جب اس نے بےدرزی سے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گرا دیا، وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر وہ جا بشا نشانات چھوڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر پھٹ چکے تھے اور اس کے سامنے بے پردہ تھی۔ معصوم سے بدلے کی آگ میں وہ خدا کے خوف کو بھول چکا تھا۔ وہ روتی رہی اور سسک کر اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی اور وہ اسے درندوں کی طرح نوچتا رہا۔ آخر اس نے اس 13 سالہ بچی کو بری طرح نوچ ڈالا اور اپنی ہوس میں جانے کے بعد بغیر کسی خوف کے یہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ یہ اس کا حق بنتا تھا۔ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی اور جب تک اسے اپنی حیثیت یاد نہیں کروائی جاتی اسے کیسے یاد رہتا۔ دوسری جانب کافی دیر ہو چکی تھی اور برہان نے نوٹ کیا تھا کہ احمد یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایک انجان سا وسوسہ اس کے دل میں پھیلنے لگا۔ اس نے احمد کے متعلق پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ پھپھو مسلسل اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور احمد کے نمبر پر لگاتار کالز کی لیکن ایک بھی کال اٹینڈ نہیں ہو پائی۔ اس نے گھر میں موجود گارڈز کو کال کی تو اس نے اسے بتایا کہ احمد صاحب کی گاڑی ابھی یہاں سے نکلی ہے۔ برہان کو حقیقت میں اب اس سب کے متعلق اندیشے نے گھیر لیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سب کے پوچھنے کے باوجود تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنے بھی غلط کام ہو چکے تھے لیکن وہ نکاح کی اہمیت سے واقف تھا۔ نکاح منی میں ہی صحیح لیکن وہ اس کی عزت تھی اور وہ اس پر حکمران اور اس کا نگران تھا اور اس کی حفاظت اس پر فرض تھی۔ اگر احمد نے کچھ اس طرح کی حرکت کی تو وہ اسے اور خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ابھی بھی مسلسل احمد کے نمبر پر کال کر رہا تھا لیکن احمد ایک کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ ستارہ بیگم نے رئیس خان کو اس کے وہاں سے چلے جانے پر اچھی خاصی سنا ڈالی۔ وہ بھی پریشانی سے کھانا کھانے کے بعد وہاں نہیں بیٹھ پائے اور کلثوم بیگم کو لے کر وہاں سے نکل آئے، جبکہ برہان ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس وقت گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ حویلی میں گاڑی کھڑی کرتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ حویلی میں کوئی بھی ملازمہ موجود نہیں تھی۔ رحمت دین، اس نے پرانا ملازم کو بلند آواز میں پکارا تو وہ بوتل کی کہ جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو گیا
अंदरून खाना की सारी मुलाजमाएं किधर हैं? इसका लहजा पहली बार कांप रहा था। सरकार, अंदरून खाना की सारी मुलाजमाओं को अहमद साहब छुट्टी देकर गए थे और इस वक्त इसके सर पर हकीकत में पहाड़ टूट पड़ा। वो जल्दी से उल्टे कदमों चलता हुआ स्टोर रूम की जानिब आया, जिसका दरवाज़ा अभी भी सख्ती से बंद था। इसने दरवाजे को पीछे धकेलते हुए इसे पुकारना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो लड़की, क्या तुम अंदर हो? शिद्दत जज्बात से इसकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। आज वो 30 साला मर्द बुरी तरह हारा था। ऐसा नहीं था कि इसे इस लड़की से दिली लगाव था, बल्कि आज इसकी मौजूदगी और निगरानी में एक लड़की पामाल हो चुकी थी। इसने शिद्दत से दुआ की थी कि इसका ये अंदेशा सच साबित ना हो। काफ़ी देर वो दरवाजे पर दस्तक देता रहा, जबकि वो अपने पामाल वजूद के लिए अंदर बैठी थी। शिद्दत से रोते हुए इसका दिन चाह रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले। कितनी ही देर वो बेयकीनी से इस कोने में दुबक कर खौफ से बैठी रही। पर लड़की जिसने महज 13 साल की उम्र में अपनी इज्जत को खो दिया था, वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जो इसके शौहर का हकीकी भाई था। इस रोज़ इसके बाप ने इसे वनी किया तो वो खामोशी से इनका हुक्म मान कर इस कैद खाने में आ गई और फिर यहाँ भी वो हर जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए रह रही थी। इस वक्त बाहर से आती हुई आवाज़ बुरहान की थी, लेकिन अब इसके आने का क्या फ़ायदा जब वो अपनी इज्जत मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। दरवाज़ा खोलो लड़की, मैं बाहर हूँ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन वो अभी भी अपनी जगह सिमट कर बैठी थी। ना ही इससे उठकर चला गया और ना ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। तभी बुरहान ने सख्ती से दरवाज़ा धकेलना शुरू कर दिया। वो सीधा सा दरवाज़ा लड़खड़ाहट के साथ धकेला जा रहा था। तभी मुँह बमुश्किल उठी और आगे बढ़ते हुए इसने दरवाज़ा खोल दिया। बुरहान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और बेयकीनी से इसे देखने लगा। इसके चेहरे के उड़े हुए रंग और जगह जगह खराशे इसे अलग ही कहानी सुना रही थी, वो कहानी जिसे वो सुनना नहीं चाहता था। और इसी वक्त कलसूम बेगम के साथ रईस खान भी इस घर में दाखिल हुए। जब इन्हें मुलाजमा ने बताया कि बुरहान स्टोर रूम में है, न जाने क्या हुआ है, वो बुरहान के पीछे आए और इस लड़की को इस हालत में देखकर रईस खान भी हैरान परेशान इसे देख रहे थे। बिस्मा बस शिद्दत से रो रही थी और वो बेयकीनी से इसके उधड़े हुए वजूद को देख रहा था। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इसकी आवाज़ इतनी चिंगारती थी कि खान हवेली के दरो दीवार दहल कर रह गए। आपके भाई ने ये सब कुछ? लड़खड़ाहट में वो इससे ज़्यादा और बोल ही नहीं पाई। इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी गिरकर मर जाएगी। बुरहान ने सख्ती से आंखें मींच ली और रईस खान भी हैरत से इसे देखते रह गए, जबकि कलसूम बेगम ने तो दहलते हुए दिल पर हाथ रख लिया। क्या इस हवेली में अब यही होना बाकी था? इसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका बेटा इस हद तक गिर जाएगा। पछतावे की जद में आया हुआ बुरहान कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था, जबकि सामने मौजूद लड़की खौफ से वहीं बैठती चली गई। बाबा, मैं यकीन नहीं कर सकता कि अहमद इस हद तक गिर जाएगा। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अहमद की बदकिस्मती थी या बहादुरी? जब ऐन इसी वक्त किराज में इसकी गाड़ी रुकी और गाड़ी से निकलते ही वो हवेली की जानिब चला आया। इस वक्त इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके इस अमल पर इस तरह का रद्द अमल पेश किया जाएगा। तभी वो अंदर आया और इसे अंदर आते हुए देखकर रईस खान ने इसे बुलंद आवाज़ से पुकारा था। इसके कदम वहीं जम गए और वो मुड़कर बाप को देखने लगा। 1 मिनट से पहले तुम यहाँ हमारे सामने खड़े हो। आज तक रईस खान ने इससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो कदम कदम चलता हुआ इनके नज़दीक आया। तभी इसने एक नज़र बुरहान के सुर्ख चेहरे पर और फिर सामने बैठी हुई लड़की पर डाली। ये मामला हरगिज़ इतना बड़ा नहीं था जितने इसके फैमिली मेम्बर्स बढ़ा रहे थे। बुरहान ने आगे बढ़कर इससे गिरबान से पकड़ा और पे दर पे इसके मुंह पर मुक्के मारता चला गया। बुरहान के सख्त जिसामत के आगे वो कुछ भी नहीं था। एक पल में ही बुरहान ने इसे ज़ेर कर दिया। तभी इसने गन निकाल कर इसके माथे पर टिका दी। खलसूम बेगम की तो आंखें बेयकीनी से पट्टे की पट्टी रह गई। आखिर इनके बेटे किस हद तक जाने वाले थे? नहीं, खुदा के लिए बुरहान, ऐसा मत करना। वो माँ थी, बिलाखिर खुद पर जब्त के बावजूद चीख पड़ी और इनकी चीख सुनते ही बुरहान ने सिर्फ अपनी माँ का एहसास करते हुए गन पीछे हटा ली। अहमद तो बेयकीनी से अपने भाई को देख रहा था, जिसने मार मार कर इसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। अब इतने नामर्द हो चुके हैं, मैंने सोचा भी नहीं था एक लड़की के लिए अपने भाई पर हाथ उठाएंगे। इसने खून थूकते हुए एक नज़र बुरहान को देखा और फिर सख्त नज़रों से सामने हक तक सी बैठी हुई लड़की को। बंदूक बंद करो अपनी ज़ुबान, वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान काट लूँगा। ये लड़की सिर्फ लड़की नहीं, तुम्हारे भाई की इज्जत थी और इसकी
निकाह में थी, चाहे बनी ही सही, लेकिन तुम इस कदर गैर शरई कामों पर उतर आओगे, ज़िना करोगे, वो भी अपनी भाभी के साथ। आप इसे मानते होंगे अपनी बीवी, लेकिन मैं इसे कभी भी भाभी नहीं मानता, और मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। बुरहान के सामने इसकी चलती हुई ज़ुबान पर जहाँ कुलसूम बेगम हैरत से इसे देख रही थी, वहीं रईस खान भी आज हकीकत में पछता रहे थे। वहीं की रस्म के वक्त इनके जहन में ये ख्याल नहीं आया था कि वो इस लड़की पर पहाड़ तोड़ देंगे और वो जुल्म सितम का निशाना बनाएंगे। इन्होंने सिर्फ यही सोचा था कि वो जमशेद खान को इसके किए की सज़ा देंगे। जिस तरह वो बेटे की जुदाई में तड़प रहे हैं, इसी तरह जमशेद खान भी अपनी बेटी की जुदाई में तड़पेगा। मगर वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ आने के बाद एक ऐसा फेल सरंजाम दिया जाएगा जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें हर हाल में इसकी सज़ा भुगतनी होगी, वरना वो अहमद को देखते हुए आगे बढ़कर बिस्मा को सहारा देकर खड़ा करने लगा और फिर इसे साथ ले जाकर अपने कमरे में बिठा दिया। तभी इसने मुलाजमा को हुक्म दिया कि इसे पहनने के लिए कपड़े दिए जाएं और हर लम्हा इसके साथ रहकर इसकी हिफाजत की जाए। अब इसे अब इस आसाइशों और फिक्र की ज़रूरत नहीं थी। अब इसकी इज्जत लूटी जा चुकी थी, जो किसी सूरत भी वापस आने वाली नहीं थी। रो रो कर अब इसकी आंखें चलने लगी थी। रईस खान ने हुक्म दिया कि अहमद को इसी हवेली के अंदर पूरे 80 कोड़े मारे जाएंगे, जो क्योंकि शरई लिहाज से इस मर्द की यही सज़ा है जो गलत फेल से अंजाम दे। अहमद ने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी फुप्पो की मदद ले, और सितारा बेगम ने तो हवेली में आते ही संचार डाल दिया। वो किसी सूरत भी अहमद को ये सज़ा दिलवाना नहीं चाहती थी। जब बुरहान ने इन्हें सख्ती से टोकते हुए कह दिया कि ये सब कुछ किया धरा आपका है, आपने ही अहमद के जहन में ये गंद भरा है जो आज इस हद तक गिरी हुई हरकत कर चुका है। वो ये मेरे भाई का घर है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगी। वो चीखते हुए बुरहान की तरफ लपकी, जबकि रईस खान के जुमलों ने इन्हें वहीं साकित कर दिया। नहीं आपा, अब इस घर में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैंने बहुत सुन ली आपकी और दूसरों की। जो गलती करेगा वो इसकी सज़ा भी भुगतेगा। कुलसूम बेगम भी खामोश थी और वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। जो कुछ हो रहा था वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बिस्मा को किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, इसे बस खौफ था। खौफ ने इस कदर जकड़ लिया था कि इसने फिर पलट कर नहीं देखा। इसके बाप के कानों तक ये खबर पहुंची और वो किस कदर पछताया, या फिर हवेली में इसके मुजरिम को क्या सज़ा सुनाई गई। जो मुलाजमा इसकी हिफाजत के लिए मामूर थी, वो दिन रात इसकी हिफाजत करती और इसे पेन किलर देती। इस वक्त भी वो शदीद बुखार में फनक रही थी, जब बुरहान तो खुद को इसके साथ नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझता था। मामा आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक खैर लड़की की वजह से आप मेरे लिए सज़ा का इंतखाब करेंगे? मुबाप को देखते हुए फट पड़ा। इसे यकीन नहीं था कि इसका बाप और भाई इस हद तक जाएंगे। तुम जानते हो तुमने गलती नहीं गुनाह किया है। अगर ये महज गलती होती तो मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले माफ़ी का इंतखाब करता, लेकिन हर गुनाह की सज़ा होती है, और ख़ुसूसन इस गुनाह की। तुम एक लड़की की इज्जत को दागदार कर दिया है। इसके किसी भी मज़ामत को खातिर में नहीं लाया गया, और इस रोज़ हकीकत में बुरहान की मौजूदगी में ही रईस खान ने खुद लान में इसे खींचते हुए ले जाकर अपने सामने पूरे 80 कोड़े लगवाए। हर शख्स ने इस रोज़ रईस खान के इंसाफ को देखा था। इसकी दर्दनाक चीखों की आवाज़ हवेली की दरो दीवार को हिला रही थी। जहाँ एक कोड़ा लगने पर वो चीखते हुए नरस जाता, वहीं इसकी चीखें बिस्मा की समातों से भी टकरा रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो लोग ख्वाह जितने भी बुरे सही, लेकिन फिर भी है इसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब नहीं हुए, सिवाय इस लड़के के जिसे इसके बाप ने खुद सज़ा दी थी, और इसका शौहर जो पहले इसे नाम की हद तक भी मुंसलिक नहीं रखता था, आज हर हालत में से इंसाफ दिलवाने पर तुला हुआ था। कितनी ही बार वो खुद इसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगर इसकी इज्जत चली गई थी तो इसके मुजरिम की भी इज्जत महाल नहीं हो सकी थी। लोगों की नज़रों में इसने अपना अक्स किरदार खो दिया था, और यकीनन इस चीज़ ने इसे अंदर तक हिला कर रख दिया होगा। क्या हो जाए अगर हर बाप अपनी मुजरिम बेटे को पकड़कर खुद सज़ा के लिए कटहरे में लाए, और इसे ऐसी सज़ा दिलवाए जो रहते लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। आखिर ये समाज कब तक बनी जैसी रस्मों के खिलाफ जाकर कोई फैसला करेगा? आखिर कब तक एक औरत को इस जुर्म की सज़ा दी जाएगी जो जुर्म इसके घर वालों के मर्दों ने किया हो? बुरहान काफ़ी देर लान में बैठकर यही बातें सोचता रहा। इस रोज़ इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अपने नाम से मंसूब इस लड़की को हर हाल में वो इज्जत और मुकाम दिलवाएगा जो वो नहीं दिलवा पाया। यही सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुआ जब बिस्मा बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी।
اور وہ کافی بہتر تھی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ دردناک تحریر رقم تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے پختہ عہد کیا تھا کہ وہ اس چہرے پر ایک بار پھر سے وہی شوخی لے کر آئے گا۔